Hello everyone. Today's lecture is a continuation of the last two classes. If you have not watched them yet, so I recommended to doing so. So in this session we will discuss some of the most important questions. So let's get started. So start with the question number 1. Fiscal policy involves changes in options है आपके A interest rates and money supply, B taxation and government spending, C exchange rates of foreign currencies या फिर D customer spending patterns. तो हम पहले फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी? सो फिस्कल पॉलिसी refers to the government use of taxes and public spendings to influence the economy. तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो जो गवर्नमेंट जो टैक्सेस होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की पब्लिक स्पेंडिंग्स होती हैं उससे हमारी जो इकोनॉमी होती है उसे इन्फ्लुएंस करती हैं. और ये क्यों करती है? जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेज करने के लिए और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए बनाई जाती हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन सिस्टम होता है वो इंक्लूड होते हैं और जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है हमारी इकोनॉमी में वो इंक्लूड होती है. क्वेश्चन नंबर 2. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्स या फिर जो जीडीपी होता है वो क्या मेज़र करता है? ऑप्शंस है द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, बी द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री सिटीजन्स या फिर सी द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर या फिर डी द टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्रीज स्टॉक मार्केट. तो अगर हम इसके ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा जीडीपी क्या होता है. जीडीपी जो होता है हमारा टोटल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी पूरी जो कंट्री होती है उसके विद इन अ कंट्री बन रही होती हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज़ बॉर्डर. जो हमारी कंट्री होती है उसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं. एंड अगर आप इसमें फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका नेशनल इनकम, जिसे हम एनएनपी-एफसी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स? ऑप्शंस है ए इनकम टैक्स, बी वैल्यू एडेड टैक्स एंड वैट या फिर सी प्रॉपर्टी टैक्स या डी इनहेरिटेंस टैक्स. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स वैट, बिकॉज जो वैट होता है वो इम्पोज होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे एंड इट इज़ कलेक्टेड बाय द इंटरमीडिएटरीज. जस्ट लाइक हमारा रिटेलर होता है वो वैट को कलेक्ट करता है. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली हम इम्पोज करते हैं. जैसे इनकम टैक्स होता है उसके ऊपर जो टैक्स हम पे करते हैं डायरेक्टली इनकम के ऊपर पे करते हैं और जो पे करता है वो इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे करता है उसके ऊपर. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी वैल्यू एडेड टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द मनी डिमांड कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स? जो मनी डिमांड होती है वो किसको कहते हैं, क्या कंसेप्ट है उसका? तो इसके ऑप्शंस है ए द टोटल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, ऑप्शन बी द डिज़ायर ऑफ पीपल टू होल्ड मनी फॉर ट्रांजेक्शन एंड स्पेकुलेटिव पर्पसेस, ऑप्शन सी द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री एंड ऑप्शन डी द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. तो अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है द टोटल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी. भाई जब हम मनी डिमांड की बात करें तो मनी सप्लाई कहाँ से आ गया? अगर ऑप्शन सी देखते हैं तो जो अभी हमने पढ़ा था कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ये होता है हमारा जीडीपी एंड गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी द डिज़ायर ऑफ पीपल टू होल्ड मनी फॉर ट्रांजेक्शन एंड स्पेकुलेटिव पर्पसेस. मतलब जो पीपल होते हैं वो मनी को कितना होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने पास या फिर वो कितना ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं डे टू डे, वो होता है हमारा मनी सप्लाई. अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो मनी डिमांड रेफर्स टू द नीड फॉर मनी टू फैसिलिटेट डे टू डे ट्रांजेक्शंस एंड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस सच लाइक होल्डिंग कैश फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स.
Question number 5. According to the classical view, what is the main driver of economic growth and stability? इसके ऑप्शंस हैं ए गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी कस्टमर स्पेंडिंग एंड डिमांड, ऑप्शन सी मार्केट फोर्सेस एंड सप्लाई एंड डिमांड इंट्रैक्शंस, या फिर डी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशन। सो करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा मार्केट फोर्सेस एंड सप्लाई एंड डिमांड इंट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका। बिकॉज जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो ये बिलीव करते थे कि हमारी जो मार्केट होती है वो फ्री रहती है और वो डिमांड एंड सप्लाई उसको गाइड करता है। ये सेल्फ रेगुलेट होती हैं। अगर हमें ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो मार्केट एंड सप्लाई फोर्सेस जो होती हैं वो एक तरीके से सेल्फ रेगुलेट कर लेती हैं चीज़ों को, एंड इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ लिक्विडिटी ट्रैप अकॉर्डिंग टू केन्सियन इकोनॉमिक्स? तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या था? जो केन्सियन इकोनॉमिक्स थे उन्होंने लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में क्या कहा था? तो इसके ऑप्शंस है ए अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट आर वेरी हाई, बी अ सिचुएशन वेयर द मनी सप्लाई इज़ इनएडिक्वेट, या फिर सी अ सिचुएशन वेयर मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव ड्यू टू वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स, या फिर डी अ सिचुएशन वेयर फिस्कल पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव ड्यू टू हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। तो अगर लिक्विडिटी ट्रैप की हम डेफिनेशन देखते हैं तो लिक्विडिटी ट्रैप ये बोलता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पीपल जो होते हैं वो जो कैश होता है उसको इन्वेस्ट करने से ज़्यादा अपने पास होल्ड करने में ज़्यादा भरोसा करती हैं, एंड जो मनी सप्लाई होती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो हमारी इनइफेक्टिव हो जाती हैं इवन इफ़ द सेंट्रल बैंक इंजेक्ट्स मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी अ सिचुएशन वेयर मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव ड्यू टू वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स। कम टू क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ऑप्शंस हैं कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, या सी प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर डी रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम एंड वेल्थ। तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सेंट्रल बैंक बनाती है, एंड उसका जो मेन जो मोटिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का वो प्राइस की स्टेबिलिटी करने का। लाइक इन्फ्लेशन का टाइम जो होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे वो अपने टैक्सेस को बहुत टैक्स रेट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई कर देती है, जिससे क्या होता है मार्केट में से पैसा कम हो जाता है, मनी सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन जो है वो घटना स्टार्ट कर देती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ बी इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 8. अकॉर्डिंग टू केन्सियन इकोनॉमिक्स, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन? इकोनॉमिक रिसेशन अगर बात करते हैं तो ये एक मद्दी का टाइम होता है जहाँ सारी जो हमारी मनी सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमारी जो मार्केट में पैसा होता है वो कम रह जाता है। तो इस केस में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड डिक्रीजिंग टैक्सेस, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिड्यूस टैक्सेस, एंड ऑप्शन नंबर डी रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड रिड्यूस टैक्सेस। जस्ट बिकॉज जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर अपनी इंक्रीज़ कर देती है इट मीन्स कि जो मनी है वो मार्केट में ज़्यादा जाएगा, एंड अगर टैक्सेस होते हैं उनका रेट कम कर देती है तो जो इंसान होते हैं, पीपल जो होते हैं, इंडिविजुअल्स, वो टैक्स कम पे करेंगे और अपने ऊपर खर्च ज़्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा और जो रिसेशन है वो ठीक हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन है सी इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिड्यूसेस टैक्सेस। Question number 9. Which of the following factors can contribute to economic growth?
कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। सबसे पहला है ए, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, बी डिक्रीज इन्वेस्टमेंट, या सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंड डी हाई इन्फ्लेशन रेट्स। सो अगर हाई एम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा दैट मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन की तरफ जा रही है, तो इससे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ कर देंगे, अगर इन्वेस्टमेंट्स कम कर देंगे, तो भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा ही। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ गई है दैट मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। जैसे पहले क्या था, पहले टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करते थे, हमारी इकोनॉमी कम ग्रो कर रही थी। अब हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, फ़ोन्स बने, लैपटॉप बने, मशीन्स बनी, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आई, जिससे क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करने लग गई। तो इसका ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। Question number 10. Which of the following statement give a true picture of the central problem of an economy? तो जो हमारी इकोनॉमी है उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? तो ऑप्शन है इसके, हाउ टू प्रोड्यूस, बी फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड सी व्हाट टू प्रोड्यूस, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो ये तीनों ही हैं। जो हम इकोनॉमिक्स जब स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, लाइक एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर गुड्स, लाइक हमें क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब किन किन मेथड्स का यूज़ करके हमें उसे प्रोड्यूस करना है। एंड लास्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, लाइक किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स टू मीट नीड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? ए है आपका जनरेशन फेज़, बी है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, एंड सी डिपोजिशन फेज़, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डी, ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज़ ये तीनों ही जो फेजेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। जैसे जनरेशन फेज़ जो होता है उसमें हम जनरेट करते हैं, लाइक प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में जो हमारी इनकम्स होती हैं उनको हम शेयर करते हैं, जैसे वेजेस हो गए इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट। एंड जो डिपोजिशन फेज़ होता है इसमें हम जो इनकम होती है उसको जनरेट करते हैं बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीनों ही फेज़ हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट दैट इज़ डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12. अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होता है? तो ए है हाउस होल्ड फॉर्म्स, बी फॉर्म्स फॉरेन सेक्टर, सी हाउस होल्ड गवर्नमेंट, या फिर डी फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट। देखें, जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें हम हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स को इंक्लूड करते हैं। जो हमारी थ्री सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें हाउस होल्ड, फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट इंक्लूड होती है। एंड जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ए, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13. रियल फ्लो इज़ ऑल्सो नोन एज ए नॉमिनल फ्लो, बी फिजिकल फ्लो, सी मनी फ्लो, या फिर डी बोथ ए एंड बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिजिकल फ्लो, बिकॉज जो रियल फ्लो होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मनी फ़्लो की, तो मनी फ़्लो में हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं। एंड रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज को हम इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 14. हु कंडक्ट्स नेशनल असेसमेंट इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ए प्लानिंग कमीशन, बी फाइनेंस कमीशन, सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम CSO बोलते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग एंड रियलाइजिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स। Question number 15.
One difficulty in correctly calculating national income in India is options हैं A inflation, B existence of unorganized sector, C low saving rates या फिर D unemployment. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ बी एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं स्मॉल स्केल एंड इनफॉर्मल बिजनेसेस को, एंड ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं मेज़र करना कि ये अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं. दैट्स वाई जो इसका आंसर होगा वो होगा बी एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Next question, question number 16. Money demand will decrease if the price level or if real GDP. Option A है increase, option B decrease, option C decrease या D increase या decrease. देखिए, जब हमारा प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाता है, जब हमारा प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस लेवल हमारी इकोनॉमी में कम हो जाएगा, तब हमें मनी की जो नीड होगी वो कम होगी. ऐसे ही अगर हमारा रियल जीडीपी अगर कम हो जाता है तो हमें मनी की जो मनी डिमांड होगी वो भी कम होगी. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ सी डिक्रीजेज. मतलब मनी डिमांड विल डिक्रीज इफ़ द प्राइस लेवल डिक्रीजेज और इफ़ रियल जीडीपी डिक्रीजेज. Question number 17. It is a market for short-term funds that deals in monetary assets with a maturity of up to 1 year. ऑप्शंस हैं ए प्राइमरी मार्केट, बी सेकेंडरी मार्केट, सी कैपिटल मार्केट या फिर डी मनी मार्केट. इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी मनी मार्केट, बिकॉज मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म फंड से डील करते हैं जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है विद इन 1 ईयर और 1 ईयर लेस. वहीं पर अगर जो कैपिटल मार्केट होता है वो डील करता है हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स में जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है मोर देन 1 ईयर. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी मनी मार्केट. Question number 18. When aggregate economic activity is declining, the economy is said to be in option है A contraction, option B an expansion, option C a trough या फिर D a turning point. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी डिक्लाइन हो रही है दैट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें हम ये हमारी बिजनेस साइकिल का एक फ़ेज़ है जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जैसे प्रोडक्शन हो गया या फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन फेज़ में. तो जो हमारी इकोनॉमी है वो एक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ पे होगी. वहीं अगर एक्सपेंशन फ़ेज़ की बात करती हैं तो एक्सपेंशन फ़ेज़ वो होता है जिसमें हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर जाती है. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए अ कॉन्ट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 19. बिजनेस साइकिल आर. ऑप्शन है इसके ए ईच यूनिक बट ऑल हैव अ सिंगल कॉज, ऑप्शन नंबर बी each unique and they have many causes, option C similar but they all have a single cause या फिर D similar but they can have many causes. so जो बिजनेस साइकिल होती है हमारी वो एक तरीके का अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन होती हैं. बिजनेस साइकिल में हमारे फेजेस होते हैं जैसे हमारा एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन या फिर टफ और लास्ट में आ जाता है रिकवरी. तो इन पांचों फेजेस से मिलके हमारी बिजनेस साइकिल तैयार होती है या फिर बिजनेस साइकिल बनती है. ये इनके जो पैटर्न होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट ये वेरी करती हैं सच एज़ डिमांड शॉक्स, पॉलिसी चेंजेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्यों हो रही है. सो इसका ऑप्शन होगा डी सिमिलर बट दे कैन हैव मैनी कॉजेज़. ये होती सिमिलर है, वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेम होती हैं बट इनके जो रीज़न होते हैं वो डिफ़र करते हैं टाइम टू टाइम. क्वेश्चन नंबर 20. इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय. जो इन्फ्लेशन होती है वो हम कैसे मेज़र करते हैं. ऑप्शन है ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बी होलसेल प्राइस इंडेक्स, सी मार्शल इंडेक्स या फिर डी नन ऑफ दीज.
इसका जो आंसर है वो है ए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिकॉज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इंडिकेटिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो ये देखता है कि प्राइस लेवल कितना चेंज हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है या फिर कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जिससे हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का पता चलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। Question number 21, the relationship between consumption and saving is, जो कंजप्शन है और सेविंग है उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है। तो ऑप्शंस हैं ए इनवर्स, बी डायरेक्ट, सी इनवर्स एंड डायरेक्ट बोथ, या फिर डी नाइदर इनवर्स नॉर डायरेक्ट। तो देखिए, जो पहली बात तो या तो इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा, एक साथ नहीं होगा ये दोनों कभी भी, इनवर्स और डायरेक्ट दोनों साथ नहीं हो सकते। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो हो गया गलत। एंड हमें ये भी पता है कि कंजप्शन और सेविंग के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होता ही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी गलत हो गया। अब बचता है ऑप्शन नंबर ए या बी। तो आप ये बताइए, आपके पास इनकम है, तो इनकम का जो पार्ट है या तो आप कंज्यूम करेंगे या फिर आप सेव करेंगे। अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आप सेव नहीं करेंगे, और अगर सेविंग करेंगे तो कंजप्शन नहीं करेंगे। सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इनवर्स, बिकॉज अगर आपका कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाता है तो आपका सेविंग डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर आपका कंजप्शन डिक्रीज़ हो जाता है तो आपका जो सेविंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर A inverse. Question number 22. According to Keynesian theory, income and output in an economy depend upon. तो केन्सियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा इनकम और आउटपुट होता है इकोनॉमी में वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये थ्योरीज़ में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए एग्रीगेट डिमांड, ऑप्शन नंबर बी एग्रीगेट सप्लाई, या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सो जो केन्सियन थ्योरी है वो दोनों ही चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो वो ये बोलती है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है और एग्रीगेट सप्लाई होता है, इन दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा जो इनकम होती है या फिर आउटपुट होता है वो डिटरमाइन होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लो वेरिएबल। ऑप्शन है ए नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ ईयर, बी नेशनल वेल्थ, सी नेशनल इनकम, या फिर डी वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। करेक्ट ऑप्शन है बी नेशनल वेल्थ, बिकॉज इट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल एंड दैट रिप्रेजेंट द टोटल असेट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, अनलाइक फ्लो वेरिएबल्स जो होते हैं इज लाइक इनकम विच इज़ मेजर्ड ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 24, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी गिफ्ट्स, सी मनी, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी मनी, बिकॉज मनी फ्लो जो होता है उसमें हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को इन्वॉल्व करते हैं, या फिर जो हमारे फाइनेंशियल पेमेंट्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इनको इंक्लूड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मनी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऑप्शन ए वाई डू प्लम्बर्स अर्न मोर देन पेंटर्स। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन एवरेज प्राइसेस। ऑप्शन नंबर सी वाई वेदर द आर्मी शुड बाय मोर टैंक्स और मिसाइल्स, या फिर डी द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस। सो अगर हम इसमें देखें तो जो ए ऑप्शन है प्लम्बर्स, इन इस ये जो है थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड है, आप इसको देखिएगा। तो प्लम्बर्स के बारे में हम क्यों ही बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑप्शन सी में जो टैंक्स हैं आर्मी
कितना टैंक बाय करें या मिसाइल्स बाय करें, ये भी कोई एक प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑप्शन नंबर डी है कि जो ऑरेंज जूस है उसका जो प्राइस है क्यों इंक्रीज़ हो गया, इसका रीज़न, ये भी कोई आंसर नहीं हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो है बी, द रीज़न फॉर द इंक्रीज़ इन एवरेज प्राइसेस। लाइक जो हमारी इकोनॉमी है उसमें एवरेज प्राइसेस कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसी से डील करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।